सो हेलो एंड वेलकम ऑल वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है यथार्थ आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। सेक्शन 3 से सेक्शन 6 जो है हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब हम करेंगे सेक्शन 4 से सेक्शन 9। इस क्लास में 4 से 9 तक करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे क्या चीज़ है। और जैसा कि मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज और एक फैक्ट। लैंग्वेज प्लस फैक्ट। फैक्चुअल आपको सीधा देखना है कौन सा सेक्शन किस चीज का है, एज इट इज याद रहना चाहिए। पेपर में अच्छा करना है तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सेकेंडली, यू हैव टू रिमेंबर द लैंग्वेज, द कंसेप्चुअल पार्ट विच इज ऑन मी। वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए कि किस चीज का कंसेप्ट क्या है, लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ पे कौन से पॉइंट्स आपको स्पेसिफिकली याद रखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैंने हाईलाइट किया है, वो हाईलाइट पार्ट को आप जरूर इंपॉर्टेंस दें और उसी प्रकार से चीज़ों को समझें और अपने नोट्स बनाएं, तो आप फायदे में रहेंगे। अपना सेशन शुरू करते हैं सेक्शन 4 से। तो सेक्शन 4 कहता है पावर टू एग्जेम्प्ट म्युनिसिपल बोर्ड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अनसुटेड देयरटू। मतलब अब देखिए, इसमें कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट, इसमें बात की है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी कि वो किसी एरिया को, म्यूनिसिपैलिटी एरिया में जो एरिया आ रहा है उस एरिया में म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के कुछ प्रोविजंस लागू ना हो, तो ऐसी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। पहले सब सेक्शन में ये चीज कही है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। जो भी रीजन होगा वो राइटिंग में स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड करेगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एग्जेम्प्ट कर सकती है एनी म्युनिसिपल बोर्ड फ्रॉम द ऑपरेशन of any of the provision of this act considered unsuited thereto, and thereupon the said provision shall not apply to such municipal board until such provisions are applied thereto by notification। कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी, ये म्युनिसिपल बोर्ड था और इस एरिया में स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि म्युनिसिपल बोर्ड के जो है इस एक्ट के प्रावधान ना लगे, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था कर सकती है। दूसरा सब सेक्शन, वाइल ए नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 1, मतलब ये वाला जो सब सेक्शन है, इस सब सेक्शन के अंडर या इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाला है, रिमेन्स इन फोर्स, अगर ऐसा नोटिफिकेशन फोर्स में है, लागू किया हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स कंसिस्टेंट with the provisions of this act in respect of any matter within the purview of such provisions from operation of which the municipal board is exempted। म्युनिसिपल बोर्ड को एग्जेम्प्ट करने के लिए राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन उस नोटिफिकेशन में जिन प्रावधानों से उस म्युनिसिपल बोर्ड को एग्जेम्प्ट किया, उन प्रावधानों से मिलते जुलते रूल्स अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि वो उस एरिया में लागू होने चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना सकती है। आप ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन से एक कह दिया कि धारा 3 से धारा 50 तक इस एरिया में लागू नहीं होगी, लेकिन धारा 3 से धारा 50 के बीच में कुछ ऐसे रूल्स आप चाहते हैं कि वहां लगे, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल्स जो कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हो, वो वहां पे लगा सकती है। ये चीज इस सेक्शन में बताई गई है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की, जो कहता है एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। मैं इस सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि यही सेक्शन इस एक्ट का आधार है, इस एक्ट का फाउंडेशन है। इसी सेक्शन में बात की गई है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम किस तरीके से काम करेंगे, कहाँ बनेंगे, क्या वो होंगे, किस तरीके की वो बॉडी बनेगी। सब सेक्शन 1 में समझा देता हूं आपको, 2 3 सेम प्रोविजंस पे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स वो ये हैं कि ट्रांजिशनल एरिया है। ट्रांजिशन एरिया सेकंड सब सेक्शन में क्या है, स्मॉलर अर्बन एरिया, और थर्ड में क्या है, लार्जर अर्बन एरिया। ट्रांजिशन एरिया मतलब जो गांव और शहर, देहात और शहर के बीच का सा ट्रांजिट एरिया हो, ट्रांजिशनल एरिया हो, परिवर्तन हो रहा हो, उसमें थोड़ा सा शहर टाइप का बन गया हो। स्मॉल अर्बन एरिया, लार्जर अर्बन एरिया, इसकी जो डेफिनेशन है वो चैप्टर 1 में इनकी डेफिनेशन दी हुई है। लेक्चर भी अवेलेबल है, वहां जाके जरूर देखें। पेपर में ये डायरेक्ट भी आ सकता है कि व्हाट इज एन लार्जर अर्बन एरिया, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो डेफिनेशन आपको वहां से याद होनी चाहिए एज इट इज इन तीनों की।
जहां पे ट्रांजिशनल एरिया होगा वहां बनेगा म्युनिसिपल बोर्ड यानी नगर पालिका। जहां स्मॉलर अर्बन एरिया होगा वहां बनेगा म्युनिसिपल काउंसिल मतलब नगर परिषद। जहां लार्जर अर्बन एरिया होगा वहां बनेगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम। ये बात स्पष्ट है। फिर कैसे होगा म्युनिसिपल बोर्ड, कहीं नगर पालिका बनी, वो क्या होगी, वो एक कॉर्पोरेट बॉडी होगी बाय नेम ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड। म्युनिसिपल बोर्ड के नाम से कॉर्पोरेट बॉडी बनेगी। कॉर्पोरेट लीगल बॉडी होगी वो। कॉर्पोरेट लीगल बॉडी क्या होती है, उसकी 4-5 विशेषताएं होती है जो इसने इस लाइन में स्वतः ही बता दी है। क्या होगा कि कॉर्पोरेट लीगल बॉडी वो होती है जिसका परपेचुअल सक्सेशन हो, मतलब उसका कोई एक मालिक ना हो। एक जैसे नगर पालिका में ईओ साहब आए, वो रिटायर हुए तो नए ईओ आ गए, वो रिटायर हुए तो नए ईओ आ गए, ऐसे परपेचुअल जो है सक्सेशन चलता रहता है। कॉमन सील होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। और मे सू और मे बी सूड मतलब उस पे कोर्ट में किसी के द्वारा वाद दायर किया जा सकता है उस बॉडी पे, और वो बॉडी किसी दूसरे पे वाद दायर कर सकती है अपने कॉर्पोरेट नेम से। ये विशेषताएं जिस बॉडी में होगी दैट इज कॉर्पोरेट लीगल बॉडी, और ये कॉर्पोरेट लीगल बॉडी के तौर पर ही कार्य करेगी। वैसे ही जो म्युनिसिपल काउंसिल होगी, नगर परिषद, वो भी कॉर्पोरेट बॉडी होगी, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम भी कॉर्पोरेट बॉडी होगी। वही चीजें जो है रिपीट यहाँ पे की हुई है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि एक कॉर्पोरेट लीगल बॉडी किसे कहते हैं और किस एरिया में क्या होगी। ट्रांजिशन में क्या होगी, नगर पालिका म्युनिसिपल बोर्ड। स्मॉलर अर्बन एरिया में क्या होगा, म्युनिसिपल काउंसिल नगर परिषद। लार्जर अर्बन एरिया में क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम। और क्या होगा, तीनों ही क्या होगी, कॉर्पोरेट बॉडी होगी। कॉर्पोरेट बॉडी की 3-4 विशेषताएं टिप्स पे रहनी चाहिए। फिर कुछ 2-3 एक्सेप्शंस मान लीजिए। वो है प्रोवाइडेड दैट म्युनिसिपैलिटी अंडर दिस सेक्शन नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच अर्बन एरिया और पार्ट देयर ऑफ एज दी। अब इसमें देखिए ये चीज मैं हाईलाइट नहीं किया लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ गवर्नर है, अगला हम सब सेक्शन वापस से इसका देखेंगे तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा। तो कहाँ डिसीजन गवर्नर ले रहे हैं, कहाँ स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें इस वाले ऑप्शन में ये सारी लैंग्वेज लिख के यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिख देगा और आप गलती कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर क्या करेगा, ये कहना चाह रहा है कि अगर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है किसी एरिया में तो गवर्नर उसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकता है म्युनिसिपल एरिया से उस एरिया को निकाल के। जहां पे देखिए प्रोवाइडेड दैट ए म्युनिसिपैलिटी अंडर दिस सेक्शन में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच अर्बन एरिया। ऐसा अर्बन एरिया जहां म्युनिसिपैलिटी बनने वाली थी लेकिन गवर्नर साहब को लगता है कि वहां इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अच्छा है, पोटेंशियल है, तो वो उसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकते हैं। जैसे हमारे अलवर में काफी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। इधर मैं बात कहूँ तो अभी मेरे दिमाग में उन टाउनशिप्स का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सेटअप्स है वो अलवर में है। और जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको बीच में बताऊंगा। तो ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, ये फिर म्युनिसिपल एक्ट इसमें लागू नहीं होगा। फिर क्या है, फिर ये है जैसे अपना नीमराणा है, अब मुझे याद आया नीमराणा है, तो उस तरीके से इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, वहां पे वो गवर्नर साहब घोषित कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा इसमें क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट हैविंग रिगार्ड टू कल्चरल, हिस्टोरिकल, टूरिस्ट और अदर लाइक इंपॉर्टेंस। अगर इस बेसिस पे हम कुछ डिसीजन लेंगे अर्बन एरिया का तो वो गवर्नर साहब नहीं लेंगे, वो कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। बस ये दोनों यहाँ पे फर्क है, आप ध्यान रखिए। में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एक्सक्लूड सच एरिया फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी। और वहां पे उस एरिया में ये बना सकते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरीके से है। तो ये कौन करेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किसी अर्बन एरिया को डेवलपमेंट अथॉरिटी में कन्वर्ट कर सकती है, उस एरिया को म्युनिसिपैलिटी से एक्सक्लूड कर सकती है। लेकिन उसके बेसिस क्या होंगे, उसके बेसिस होंगे कल्चरल, हिस्टोरिक, टूरिस्ट और अदर लाइक इंपॉर्टेंस। तो ये जो चीजें हैं ये एज इट इज याद रखें। एक्ट की जो चीजें हैं उससे एक शब्द ना कम याद हो ना उससे एक शब्द ज्यादा याद हो, तभी रहेंगे आप फायदे में। तो ये जो मैं आपको टर्म्स और बीच में जो कंसेप्ट बता रहा हूं आप इसे जरूर याद रखें। पेपर में डायरेक्ट इसी में जब पेपर हो जाएगा, आप एनालिसिस करने बैठोगे तब आप महसूस करोगे कि डायरेक्ट इन्हीं में से क्वेश्चंस जो है वो बने हैं। तो इनको शॉर्ट नोट्स बना लें और बार बार रिवाइज भी करें। और फैक्चुअल तो देखिए जो सब सेक्शन 5 है वो कॉम्पोजिशन के लिए है, ये तो सीधा याद रखना पड़ेगा। सब सेक्शन 6 है वो, आई एम सॉरी, सब सेक्शन 6 है वो कॉम्पोजिशन के लिए है। सब सेक्शन 5 है वो
देखिए एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी है, ये तो सीधे डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। अब कॉम्पोजिशन कैसी रहेगी सिक्स में, वो देख लेते हैं। सिक्स का सब सेक्शन 1 कहता है कि म्यूनिसिपैलिटी की जो सभी सीट्स है, ऑल सीट्स इन म्यूनिसिपैलिटी, चाहे म्यूनिसिपैलिटी अगर मैं जब बोल रहा हूँ तो नगर पालिका भी हो सकती है, नगर परिषद भी हो सकती है, नगर निगम भी हो सकती है, म्यूनिसिपल बोर्ड भी हो सकता है, म्यूनिसिपल काउंसिल भी हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है। वो तीनों को संबोधित कर रहा है, एज द केस में बी shall be filled by the person chosen by direct elections. So the seats, all the seats of municipality will be occupied by direct elections. ये हमारे पास जो फैक्ट है वो 13। इसके अलावा कुछ और जो कुछ लिमिटेड सीट्स बिना डायरेक्ट इलेक्शन के भी आती है, जैसे नॉमिनेटेड सीट्स होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से ही आएगी। और जो कहाँ से आएगी वो सब सीटें, वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएगी, जिन्हें कहा जाएगा वार्ड। तो हर वार्ड से एक वार्ड पार्षद आएंगे और वो डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। और द नंबर ऑफ सच सीट्स नॉट बीइंग लेस देन 13, कोई भी नगर पालिका अगर बनी तो 13 से कम वार्ड वहां पे नहीं होने चाहिए, 13 से कम वार्ड मेंबर्स, वार्ड पार्षद वहां नहीं होने चाहिए, नहीं तो वहां पे नगर पालिका नहीं बन सकती। तो ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ जाए। बीइंग फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। अब सेक्शन 6 के 1 के ए में देख लेते हैं। ए में ये कहता है कि द फॉलोइंग शैल रिप्रेजेंट, ये जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे म्युनिसिपल बोर्ड में, म्युनिसिपल काउंसिल में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तीनों बॉडीज में। कौन? द मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए साहिबान, रिप्रेजेंटिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंसी विच कॉम्प्राइजेस होली और पार्टली द एरिया ऑफ म्युनिसिपैलिटी। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से एमएलए साहब चुन के आते हैं, और यहाँ के जो एमएलए हैं, यहाँ पे जो है 3-4 नगर पालिका, ये एक नगर पालिका है जो इस क्षेत्र के एकदम अंदर आती है। तो ये एमएलए जो है इस नगर पालिका में रिप्रेजेंट करेंगे, वहां की बैठक में हिस्सा लेंगे। अगर एक ऐसी नगर पालिका है इस तरीके की, ये भी, जिसका आधा हिस्सा इन एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, आधा नहीं आता है, फिर भी ये इस नगर पालिका में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि होली और पार्टली इसमें साफ साफ शब्द यूज किए गए हैं। अब ये नगर पालिका भी हो सकती है, नगर पालिका भी हो सकती है, म्युनिसिपल बोर्ड भी हो सकता है, म्युनिसिपल काउंसिल भी हो सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और 6 लोग अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है, 5 लोग अगर म्युनिसिपल काउंसिल का केस है, और 4 लोग अगर नगर पालिका का म्युनिसिपल बोर्ड का केस है, वो नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारी चीजें आप नोट करके रखिए। और उनको स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज का? म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का। ये वर्ड जो है ये आप हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि स्पेशल नॉलेज किस किस में होना चाहिए। आपको कह देगा स्पोर्ट्स में, सोशल साइंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको याद रहना चाहिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये फैक्ट आप याद रखो कि 6 अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 5 अगर म्युनिसिपल काउंसिल है, और 4 अगर म्युनिसिपल बोर्ड है, ये लोग क्या होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। और ये कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 के क्लोज सेकंड में ये बात बताई गई है। अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट, दूसरा फैक्ट है कि द प्रोविजंस, ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पे रखी गई है इसको कंट्रोल करने के लिए। द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 24 एंड सेक्शन 35 शैल बी एप्लीकेबल टू द नॉमिनेटेड मेंबर्स और द नॉमिनेटेड पर्सन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 24 और सेक्शन 35 क्या है वो हम आगे देख लेंगे डिटेल में, क्योंकि वो जब वहां डिस्कस करेंगे तभी आपको समझ आएंगे, काफी डिटेल में इनको समझना पड़ेगा। अभी हम ये चीज थोड़ा सा फिलहाल के लिए हम रट्टा लगा लेते हैं कि सेक्शन 24 और 35 को नॉमिनेटेड मेंबर्स फॉलो करेंगे, फिर हम जब इनको पढ़ेंगे तो इस चीज को वापस से याद करेंगे। दूसरा क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो विड्रॉ कर सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स को एनी टाइम, कभी भी। कोई इनका टेन्योर नहीं। अगर आपसे पूछे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का टेन्योर कितना है, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। और यहाँ पे देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की जगह कभी कभी वो गवर्नर लिखे बोल देंगे कि गवर्नर के पास ये पावर है। नहीं, ये पावर गवर्नर के पास नहीं है, पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। नॉमिनेट करने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और नॉमिनेशन विड्रॉ करने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनके पास कोई राइट नहीं होगा कि वो मीटिंग्स में वोट कर सके
वो मीटिंग्स में भाग ले पाएंगे, अपने राय दे पाएंगे, लेकिन वोट नहीं कर पाएंगे। बी पार्ट कहता है मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब जो लोकसभा एमपी है, लोकसभा एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंसी विच कंप्राइज होली और पार्टली द एरिया ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल और एज द केस में बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शैल रिप्रेजेंट दी सच काउंसिल और सच कॉर्पोरेशन। देखिए फर्क समझने की कोशिश कीजिए। एमएलए वाली जब बारी आई थी तो तीनों बॉडी इसने कवर की थी, चाहे वो ये देखिए नगर पालिका भी, नगर निगम भी, नगर परिषद भी और नगर निगम भी। लेकिन जब एमपी की बात ये कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है, म्युनिसिपल बोर्ड की बात नहीं कर रहा है। ये फैक्ट दोनों में जो अंतर है वो ध्यान रखिए। एमएलए में तीनों बॉडी कवर हो रही है रिप्रेजेंट करने के लिए, एमपी में दो ही बॉडी कवर हो रही है, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे नगर पालिका नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको दिमाग में रख के चलिए, ये चीज वापस से समझ लीजिए अगर आपको समझ नहीं आई है तो। अब क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द मेंबर रिफर टू इन सब क्लोज वन, सब क्लोज वन है जो एमएलए साहिबान वाला आप लोगों ने पढ़ा था, ये वाला, ठीक है। तो ये कह रहा है सब क्लोज वन ऑफ क्लोज है, मतलब जहां पे एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं उन म्यूनिसिपैलिटी में शैल हैव ए राइट टू वोट, मतलब जो एमएलए रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें राइट टू वोट होगा। अब देखिए यहाँ पे भी तीनों बॉडी का नाम आएगा, म्यूनिसिपल बोर्ड, काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन मेंबर्स रिफर्ड इन क्लोज बी वो कौन से थे, वो एमपीज थे जो अभी हमने बात की, ये वाले इसी की बात हो रही है। शैल हैव ए राइट टू वोट इन मीटिंग्स, उनके पास भी वोट होगा, लेकिन वो किस में होगा, काउंसिल और कॉर्पोरेशन। यहाँ पे म्युनिसिपल बोर्ड की बात नहीं की गई थी, तो वापस यहाँ पे म्युनिसिपल बोर्ड की बात नहीं की गई है। एमपीज इन दोनों में रिप्रेजेंट करेंगे, एमएलए जो है वो तीनों चीजें यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करेंगे उनके क्षेत्र में जो भी आ रही है। ये थोड़ी सी यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट है, तो इसको आप याद रखो। फिर क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मेंबर्स रिफर्ड टू इन क्लोज वन ऑफ क्लोज ए, मतलब एमएलए जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड क्लोज बी मतलब जो एमपीज रिप्रेजेंट कर रहे थे, शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में जो डिस्क्वालिफिकेशंस और अदर कोई प्रोसीडिंग्स किसी मेंबर के खिलाफ, किसी पार्षद के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ जो इस एक्ट में लागू की जा रही है वो एमपीज और एमएलए पे लागू नहीं होंगी। ऑब्वियसली एमपीज और एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन है वो इनके मैनुअल में जो इनसे डील करते हैं उन एक्ट में बकायदा दे रखी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे इस एक्ट में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो आप इन पे नहीं लागू करेंगे, बाकी मेंबर्स पे करेंगे, ठीक है साहब, सिंपल। दूसरा प्रोविजन क्या कहता है, दूसरा कह रहा है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, जैसे ही एक सेंसस हो गया, एक जनगणना आपकी पूरी हुई, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी द नंबर ऑफ सीट शैल बी रीडिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर जनगणना के बाद राज्य सरकार उस नगर पालिका की, नगर निगम की, नगर परिषद की सीट्स रीडिटरमाइन करेगी नई जनगणना के अनुसार बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ म्युनिसिपल एरिया एज एसर्टेन एट द लेटेस्ट सेंसस। नई जनगणना के आधार पर राज्य सरकार रीडिटरमाइन करेगी सीटें। ये एक बेसिक फैक्ट है जो लगभग वोटिंग्स वाले में हर एक्ट में आपको मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ सीट्स as aforesaid shall not affect the existing composition of municipality until the expiry of its term। जैसे ही जनगणना हुई, काम ने रीडिटर्मिनेशन का काम शुरू कर दिया। मान लीजिए पहले से वहां पे नगर पालिका अभी अभी चुन के आई है, उसको 5-6 महीने ही हुए हैं, और आपने डिटरमाइन करके बोल दिया कि इस नगर पालिका में पहले 30 सीटें थी, अब यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे 35 सीटें होनी चाहिए। लेकिन वो 35 सीटें तत्काल प्रभाव से नहीं बढ़ेगी, जब तक ये जो एग्जिस्टिंग म्युनिसिपैलिटी का टेन्योर खत्म नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही काम करेगी। जैसे इसका टेन्योर खत्म होगा उसके बाद आपकी जो री एडजस्टेड सीट्स है उनका जो है यहाँ से नए इलेक्शन से ये लागू होंगे, यहाँ पे इसके प्रावधान यहाँ से शुरू होंगे। जो पहले से कंटिन्यू कर रही है उस पे आपका कोई दखल नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नया सब सेक्शन क्या कहता है इसका, अब ये छठा सेक्शन नहीं चल रहा है, देखिए या तो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा बड़ा सेक्शन था या फिर अब छठा है। छठे का सब सेक्शन थर्ड क्या कहता है, ये कहता है इंस ऑफ फिक्सिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। जैसे जैसे
म्यूनिसिपैलिटी की टोटल नंबर ऑफ सीट फिक्स करेगी स्टेट गवर्नमेंट। वो ध्यान रखेगी जनरल सीट्स अलग से फिक्स की जाएगी और वीमेन के लिए सीट्स रिजर्व होंगी, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व होंगी, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व होंगी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रिजर्व होंगी। इन चारों पांचों कैटेगरी अलग अलग सीट्स रिजर्व की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट इसकी ध्यान रखेगी। सेक्शन 4 में क्या कह रहा है, सब सेक्शन 4 में क्या कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपने रिजर्व की है एसटी और एससी की म्यूनिसिपैलिटी में, वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए वहां उस एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से। अब ये चाहे आप एमपी, एमएलए या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के किसी के भी आप जो सीट एलोकेशन है रिजर्वेशन के बेस पे उसका उठा के देख लीजिए, और सिंपली बाय सिंपल मींस आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये कॉमन मिलेगी आपको कि रिजर्वेशन जो सीट्स रिजर्व होंगी वो किस बेस पे होंगी, वो इसी बेस पे होंगी कि उस एरिया में जो पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन कितना है, प्रोपोर्शन में ही सीट्स रिजर्व होंगी। अगर पॉपुलेशन में 20% प्रोपोर्शन आपका पॉपुलेशन है एसटी एससी का, तो उसी प्रोपोर्शन में सीट्स उस एरिया में रिजर्व की जाएंगी। बड़ा ही सिंपल फैक्ट है और लगभग लगभग हर एक्ट में इस चुनावी जो रिजर्वेशन प्रक्रिया उसमें लागू होता है, कोई विशेष बात इस एक्ट के लिए इसमें नहीं है। फिर पांचवा सबसेक्शन कहता है द परसेंटेज जो है आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीट्स आप फिक्स कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी में, उन दोनों का टोटल मिला के जो परसेंटेज है वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात कर रहा है फॉल शॉर्ट ऑफ 50। ओ आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको अलग ले गया, मैं इसको वापस से दोहरा देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि एसटी और एससी का जो आपने कंबाइन किया, कंबाइन रिजर्वेशन मान लीजिए एक्स निकला, वो 50 से जितना कम है, ये जो गैप बचा एक्स और 50 के बीच में, उतना परसेंटेज आप बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे सकते हैं। मान लीजिए इन दोनों को मिला के आपने 35% रिजर्वेशन दे दिया एसटी एससी को मिला के, तो अब 50 तक कितना बचा, 15% और बचा, तो वो 15% आप अदर बैकवर्ड क्लासेस को दे सकते हैं। ये, ये इस प्रोविजन में कहा गया है। लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस के परसेंटेज है टोटल परसेंटेज रिजर्वेशन के, वो 21% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये आप ध्यान रखिए कि 21% से ज्यादा रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस का म्यूनिसिपैलिटी के सीट्स रिजर्व करने में नहीं हो सकता, एकदम सिंपल बात होगी। और एसटी एससी की जो टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज हुआ वो 50 से कितना शॉर्ट हो रहा है उतना आप दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 21%। फिर क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट एक सीट, वन सीट रिजर्व होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस की इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी वेयर the percentage of combined population of ST and SC in relation to total population in the municipal area does not exceed 70। कहने का मतलब है कि ST प्लस SC की पॉपुलेशन 70% को एक्सीड ना करे, उसके दायरे में रहे उस एरिया में भी, क्योंकि वो 70% तक भी हो सकती है, 65%, 68% भी हो सकती है। उस एरिया में भी अगर आप एसटी और एससी का रिजर्वेशन दे रहे हैं तो एटलीस्ट एक सीट ओबीसी की आपको रखनी पड़ेगी, बैकवर्ड क्लास की रखनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकती कि पूरी की पूरी एसटी एससी कैटेगरी में ही रिजर्व हो गई और एक भी सीट बैकवर्ड क्लास की नहीं रखी। एटलीस्ट वन सीट आपको रखनी पड़ेगी जब टोटल जो है परसेंटेज 70 के अंदर अंदर एसटी और एससी का कंबाइंड हो। ये फैक्ट्स है, आपको एज इट इज याद भी रखने हैं। इसका सब सेक्शन 6 क्या कहता है, सब सेक्शन 6 और सब सेक्शन 7 को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें फर्क है। सब सेक्शन 6 कहता है कि आपने जो एससी और एसटी की सीट्स रिजर्व की या बैकवर्ड क्लासेस की सीट्स रिजर्व की वीमेन के लिए, उन सब की हाफ जो है वो वीमेन होनी चाहिए, एसटी की हो, एससी की या बीसी की हो। इनकी जो आपने रिजर्व टोटल सीटें की है उन सब की हाफ जो है वो वीमेन होनी चाहिए। ठीक है, एसटी की मान लीजिए आपने 10 सीट रिजर्व है तो उसमें से 5 वीमेन होगी, ये अगर 8 है तो इसमें से 4 वीमेन होंगी, ये अगर 6 है तो इसमें 3 वीमेन होगी। ये आपको फॉलो करना है। और ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट मतलब एसटी प्लस एससी प्लस बीसी प्लस जनरल, टोटल
टोटल नंबर ऑफ सीट्स मान लीजिए अपनी म्यूनिसिपैलिटी में आपको है कि 40 है, तो उस टोटल की आधी भी वीमेन होगी, टोटल की आधी भी वीमेन होगी। मतलब सिक्स्थ सब सेक्शन 6 के क्लोज 6 में जो हाफ बताया गया है वो तो बताया गया है कैटेगरी वाइज, और 7th में बताया गया है कि टोटल का भी हाफ जो है वो वीमेन होगा। मतलब टोटल का भी हाफ रखना है और ईच कैटेगरी वाइज भी हाफ वीमेन रखनी है, दोनों तरफ से हाफ जो है वीमेन को आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। सब सेक्शन 8 क्या कहता है कि रिजर्वेशन जो आपने दिया है सब सेक्शन 3, 4 और 5 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस को शेल सीज, वो शीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा अपना इफेक्ट में आने से, लागू होने से ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप देखेंगे तो उसमें रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस है उसको परमानेंट नहीं रखा गया है। हर 10 साल बाद अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा रिजर्वेशन के प्रोविजंस को एक्सटेंड किया जाता है। तो वो यही बात कह रहा है कि अगर कल को इस आर्टिकल के दौरान एक्सपायरी होती है उस टर्म की, तो फिर ये जो यहाँ पे भी जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सीज हो जाएगा। ये एक कंडीशन रखी गई है कि जो आर्टिकल 334 के द्वारा रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है उसके अधीन ही ये रिजर्वेशन इस एक्ट में है, उसकी सुप्रीमेसी में नहीं है, उसके सबऑर्डिनेट में ही है, उससे ऊपर होकर नहीं है, वो लागू होगा उसके बाद ही यहाँ पे मिलेगा। 9 सबसेक्शन क्या कहता है कि ऑल सीट फिक्स इन a municipality, general या फिर reserve, shall be filled up by the direct election from the ward in the municipal area and such election shall be held in the prescribed manner। किस तरीके से होगा, कौन कौन से ऑफिसर होंगे, क्या क्या उनका रोल होगा, वो आगे इस सेक्ट में बताया गया है। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स बाहर से आ सकते हैं और उस एरिया के एमपीज एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं वो आ सकते हैं, बाकी सारे इलेक्शन डायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन वाले एमपीज एमएलए को वोटिंग राइट होगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग राइट नहीं होगा। नॉमिनेटेड मेंबर कौन नॉमिनेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। नॉमिनेटेड मेंबर्स को सेक्शन 24 और सेक्शन 35 फॉलो करने पड़ेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर को एनी टाइम उनका नॉमिनेशन विड्रॉ कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ये जो अपनों ने पढ़ा उसी का ही मैंने आपको क्रक्स बताया, याद रखने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, एक छोटा सा आपको फैक्ट दिया गया है कि फ्रैक्शन पार्ट में आ जाए नंबर ऑफ सीट कंप्यूटर जो है। मान लीजिए कि आपने कैलकुलेशन की और आपने बोला कि भाई एसटी की जो सीट्स है वो 23.7 आ रही है निकल के, तो अब पॉइंट में तो सीट हो नहीं सकती, तो अगर 0.5 से डेसिबल आगे का है तो इससे जस्ट आगे वाली जो है हम 24 सीट्स रिजर्व कर देंगे। और अगर जैसे 23.3 निकल के आ रही है तो ये 5 डेसिमल से 0.5 डेसिमल से छोटा है तो हम 23 जो सीट्स है वो फ्रैक्शन ले लेंगे। ये फ्रैक्शन को कैसे डील करना है थोड़ा सा वो चीज बताई गई है, तो इस चीज को मैं इतना चीज इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा आ जाता है सेक्शन 7। अब सेक्शन 6 जो है कॉम्पोजिशन का वो हमने कंप्लीट भी किया, रिजर्वेशन की व्यवस्था कैसे होगी, वीमेन का, एसटी का, एससी का, ओबीसी का किस तरीके से होगा, किस तरीके से हाफ कैटेगरी वाइज भी होगा, फुल भी होगा, और कैसे सीट्स डायरेक्ट आएगी, नॉमिनेटेड आएगी, वो सारा अपनों ने समझा तो मैंने आपको दिया। कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करी है, कैसे क्या हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब ये चीज शॉर्ट नोट्स में बना के मल्टीपल रिवाइज करने का काम आपका होगा, नहीं तो ये चीजें काम नहीं आएगी फिर आगे। अब सब सेक्शन सेक्शन 7। सेक्शन 7 बता रहा है कि म्यूनसिपैलिटी का जो टर्म ऑफ ऑफिस है कितना होगा। 5 साल का टर्म ऑफ ऑफिस होता है। सिंपल याद रखना है, एक तो कि टर्म कहाँ पे है, सेक्शन 7 में है, और टर्म कितना होता है, 5 साल होता है। ये दो फैक्ट याद रखो, सीधा सा बात है। दूसरा सबसेक्शन देखो, ए म्यूनसिपैलिटी constituted upon the dissolution of a municipality before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved municipality would have continued under subsection 1। ठीक है, अब इसको आप पढ़ लेना, समझ लेना अपने हिसाब से। मैं इसको आपको एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ ये कहना क्या चाहता है। मान लीजिए एक म्यूनसिपैलिटी ए थी, वो बनी, 2 साल तक उसने काम किया बढ़िया, 2 साल बाद कुछ घपला घोटाला कुछ भी हुआ और वो म्यूनसिपैलिटी भंग कर दी गई, डिसॉल्व कर दी गई। ठीक है, और 2 साल के बाद यहाँ पे नई म्यूनसिपैलिटी बनाई गई, मान लीजिए बी,
नया सदन बनाया गया। ये ए जो था इसने 2 साल ही काम किया, फिर वो डिसॉल्व हो गई और नई बी म्यूनिसिपैलिटी, नया प्रकार के जो मेंबर्स है उनके द्वारा नई कार्यकारी का गठन किया गया, उसको हमने नाम दे दिया बी। तो अब वो जो नई बी बनाएगी ये 5 साल के लिए काम नहीं करेगी, ये उतने टाइम के लिए काम करेगी जितना ए का बच गया था। ए ने कितना काम किया था, 2 साल तक काम किया था, फिर ये डिसॉल्व होगी तो एक के कितने साल बचे थे, 3 साल और बचे थे, क्योंकि पूरा टर्म 5 साल का होता है। तो अब जो ये बी है ये 3 साल तक काम करेगी, फिर वापस से इलेक्शन होंगे। ये वही कहना चाह रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बात बताई है वही इसमें कहना चाहता है। अब एक्सप्लेनेशन में बता रहा है ये कि फर्स्ट मीटिंग से क्या तात्पर्य है। तो ये चीजें है ना, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन का एक अलग से क्लोज डाला इसने, फिर इसने ये बताया कि फर्स्ट मीटिंग क्या होती है। तो इसको इतनी बताने की, इतनी पंचायती करने की कहाँ जरूरत थी? कुछ जरूरी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाह रहा है, इसीलिए वो अलग से बताता है। तो ये सदन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट मीटिंग का मतलब है मीटिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के बाद जो म्युनिसिपैलिटी ने सबसे पहली मीटिंग की है इलेक्टेड मेंबर्स को, ये ध्यान रखिए, इलेक्टेड मेंबर्स को बैठा के, उसको कहेंगे फर्स्ट मीटिंग। और उस फर्स्ट मीटिंग से, ये देखिए यहाँ पे, उस फर्स्ट मीटिंग से 5 साल आगे तय होगा टर्म। अब है म्युनिसिपल गवर्नमेंट टू वेस्ट इन म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? एक्सेप्ट एज इन दिस एक्ट अदरवाइज एक्सप्रेस्ड प्रोवाइडेड द म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी shall vest in municipal board, municipal council, or as the case may be, municipal corporation through their chairpersons, which shall stand charged with the duty of carrying out the provisions of this act, subject to the limitations and restrictions specified therein। एक एक वर्ड को थोड़ा सा आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो अपने जो मेंटल लेवल है थोड़ा सा उसको मैच्योर कीजिए। और जो एक्ट है आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप जब सर्विस में आएंगे और थोड़े सीनियर पोजीशन पे जाएंगे तो ये एक्ट आपको बनाने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसी लैंग्वेज फ्रेम करने के लिए। तो आप ये समझिए कि ऐसी लैंग्वेज ये एक्ट आपके द्वारा ही बनाया गया है। तो आप इस चीज को किस तरीके से, क्या वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी यहाँ पे, यूं समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि अगर कोई एक्सेप्ट एज इन द केस अदरवाइज एक्सप्रेस्ड प्रोवाइडेड, अगर किसी और तरीके से कोई और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लागू नहीं किया है, तो नॉर्मल केस की बात कर रहा है, तो उस म्युनिसिपैलिटी की, चाहे वो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, कोई भी हो, म्युनिसिपल बोर्ड हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उसकी जो सरकार है, उसकी म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, वो उसके चेयरपर्सन ही चलाएगा और कोई नहीं चलाएगा, किसी का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। और वही रिस्पॉन्सिबल होगा इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको लागू करने में, सब्जेक्ट टू जो लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर लगाई है, उस लिमिटेशन को छोड़ के बाकी सारे प्रावधान को लागू करवाएगा इसमें। यहाँ पे जैसे एसडीएम साहिबान है, तो इस नगर पालिका एक्ट अगर लागू नहीं हो रहा है, कोई कमी हो रही है, तो एसडीएम साहिबान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे। चाहे उस क्षेत्र में बीडीओ है या कोई भी और ऑफिसर है, ये सिर्फ और सिर्फ उस एरिया के म्युनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी होगी कि वो म्युनिसिपल गवर्नमेंट को लीड करे फ्रॉम दी फ्रंट। ये चीज स्पेसिफिकली इसमें कह दी गई है कि इस एक्ट के प्रोविजंस, चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा इस एक्ट के प्रोविजंस को लगाने में, उनको मेंटेन करने में, और उनमें जो भी कार्रवाई है वो चेयरपर्सन ही करेगा, बाकी और कोई इंसान नहीं कर सकता है। सेक्शन 9 क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वार्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कराने हैं म्युनिसिपैलिटी में, तो म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटना पड़ेगा, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहते हैं वार्ड। और जितने वार्ड होंगे उतने ही नंबर ऑफ सीट फिक्स की जाएगी, क्योंकि एक वार्ड से एक मेंबर आना है। तो ये चीज इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ वार्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट फिक्स फॉर द म्युनिसिपैलिटी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सब सेक्शन 6, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा कह रहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच वार्ड शैल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन of that ward and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality bear to its population। जो अपने बात कर चुके हैं वही बात ये कह रहा है कि वार्ड की जो बाउंड्री है वो किस आधार पे तय होगी, वो आधार पे, इस आधार पे तय होगी कि पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन वहां पे उस एरिया में कितना है। इस एरिया में हो सकता है इतना बड़ा भी एक वार्ड हो जाए, हो सकता है इतना भी हो सके, इतना सा भी वार्ड हो जाए, बेस्ड ऑन देयर
पॉपुलेशन के हिसाब से तय हो गया। जिस हिसाब से पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होगा उसी हिसाब से वार्ड्स का भी प्रोपोर्शन तय किया जाएगा। तो ये चीजें हैं आज हमने सेक्शन 6 से सेक्शन 9 तक डिस्कस किया। क्योंकि हमारे 4 ही सेक्शन हो पाए आज, उसका मेन रीजन ये भी था कि जो सेक्शन 6 है वो अपने आप में 3-4 सेक्शन के बराबर है। अगले लेक्चर में हम और सेक्शन कवर करेंगे। बट चीज ये है कि मैं आपको एक्ट बता सकता हूँ, आपके अगर फिर भी डाउट बच रहे हैं तो आप सीरियसली इसको स्टडी करें और फिर मेरे से आप पुटअप करें, अपने जरूर उसको सॉल्व करेंगे। बट दो चीजें हैं, एक जो चीज रटने वाली है सेक्शन का और उसकी हेडिंग, सेक्शन का नंबर और उसकी हेडिंग, और दूसरी जो लैंग्वेज, जो कंसेप्ट है, जो लैंग्वेज और कंसेप्ट आप मुझ पे छोड़ सकते हैं लेकिन रटने वाली चीज आप रटे। रटने में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे आप निमोनिक्स का यूज कर सकते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स एक तरीके से वर्ड को तोड़ के एक ट्रिक बनाई जाती है। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो मैं ऐसी अप्रोच फॉलो करता था और ये लगभग लगभग सभी जो अंदर जाते हैं सेलेक्ट होके सभी लोग इसको यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई वर्ड ले लीजिए, मान लीजिए हमने वर्ड लिया गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। ठीक है, तो अब जैसे गवर्नमेंट वर्ड को मुझे याद करना है, मुझे ये याद नहीं रहता कि गवर्नमेंट वर्ड का मतलब सरकार होता है। ठीक है, अब मुझे इसको याद करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं इस वर्ड को देखूंगा, भाई ये कैसे टूट सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा? क्योंकि ये तो वर्ड आपको हमेशा याद रहता है तो हो सकता है इससे आप इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको तोड़ लूंगा और ये सरकार जो है वो भी इसके साथ ऐड करने की कोशिश करूंगा और एक ट्रिक सी बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं करूंगा गो वी ई आर मतलब इंजीनियर, इंजीनियर सर, सर कार में मिंट खा रहे हैं। अब जैसे मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश की इसकी अपने 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 हिसाब से कि गो वी, ये वी हटा दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, गो वी बोलने के लिए रखो बस, गो वी इंजीनियर सर, मतलब इंजीनियर सर जाकर, गो का मतलब जाकर, इंजीनियर सर जाकर कार में मिंट खा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये भी आ गया गो वी अर मेंट, ये गवर्नमेंट बन गया मेरा, और ये सरकार मतलब यहाँ पे मेरा सरकार भी इंक्लूड हो गया। तो मैं अब जैसे गवर्नमेंट वर्ड मेरे सामने आया तो मैं अपने दिमाग में दिमाग लगाऊंगा कि वो भी सरकार में मिंट खा रहे हैं तो सरकार इसका मतलब सरकार होता था। तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस तरीके से आप कोई भी जो सेक्शन है उसकी जो हेडिंग है उससे आप जो है रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे टर्म ऑफ ऑफिस है तो आप लिख दीजिए 7 बजे तक 5 बार ऑफिस जाऊंगा। ये ट्रिक जैसे मैंने अभी आपके सामने ही मैं ये चीजें कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये एक डायलॉग बना लिया। अब ये मुझे याद रह सकता है, ये तो मुझे नहीं याद रहेगा कि सेक्शन 7 में टर्म ऑफ ऑफिस है, लेकिन मुझे ये याद रहेगा 7 बजे तक 5 बार ऑफिस आऊंगा, इसका मतलब सेक्शन 7 है। ठीक है, 5 बजे 7 बजे तक 5 बार ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से मतलब टर्म ऑफ ऑफिस हो गया। ठीक है, और 5 बार मतलब 5 साल। तो इसमें तीनों चीजें, अपना सेक्शन भी कवर हो गया, अपना फैक्ट भी कवर हो गया, और किस चीज का ही टर्म ऑफ ऑफिस का है। तो 7 बजे तक 5 बार ऑफिस जाऊंगा, बस ये कहानी मुझे याद रहेगी। तो इसको बोलते हैं निमोनिक्स। इस तरीके से आप सब सेक्शन का निमोनिक्स बनाए, ये एक ही तरीका है सब सेक्शन को याद करने का। अगर आप चाहे एज इट इज सेक्शन का एज इट इज मुझे याद हो तो वैसे याद नहीं होगा। इस तरीके से निमोनिक्स बनाओ और चीजों को याद करो, ये एक आसान तरीका होता है चीजों को याद करने का। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, अगली बार हम नए सेक्शन के साथ इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको एक चीज़ पसंद आ रही है तो इसको कंटिन्यू करने के लिए आप मुझे बताएं, कहीं भी डाउट्स आ रहे हैं तो वो आप बताएं, वो भी हम क्लियर करेंगे। इस एक्ट में कुछ भी अनडाउटफुल नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।